ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कैसे वक्फ के मामले को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। इस पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। वक्फ पर आर पार बढ़ गई सियासी तकरार, क्योंकि लगातार सियासी बयान इस पे देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन भी आज पटना में हुआ। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ यादव हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, चितरंजन गगन है, प्रवक्ता आरजेडी के, इसके अलावा फिरोज वक्त अहमद साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। चितरंजन जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आज पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ है। आरजेडी ने विधानसभा से लेकर पटना में जहां प्रदर्शन हुआ वहां पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। जो संशोधित बिल है, सरकार कह रही है कि साहब ये तो अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोगों के हक के लिए है, और जिस प्रकार से तमाम संपत्तियों का इस्तेमाल उनके हक में हो सकता है, इस बात को बजाय समझाने के आप लोग उस मुखालफत के साथ खड़े हैं, उस विरोध प्रदर्शन के साथ खड़े दिखाई पड़ रहा है। देखिए, सरकार जो कहती है इसके मनसा वाचा कर्मणा, अभी तक जो 11 साल से जो सरकार चल रही है या 10 साल से कहिए उसको, उसमें अभी तक यही देखा गया है। कहने के लिए कहती कुछ है लेकिन करती कुछ है, उसके पीछे मनसा उसका कुछ। यह जो है वक्फ संशोधन बिल जो आया है, यह सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आप किसी के धर्म के मामले में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। भारत का संविधान जो है सो धर्मनिरपेक्ष भारत की बात कही गई है। इसमें किसी के धार्मिक मामले में शासन और प्रशासन को, सरकार को कहीं हस्तक्षेप करने का उसमें अधिकार नहीं है। लेकिन इसके माध्यम से जिस ढंग से आप ट्रिब्यूनल को साइड कर रहे हैं, आप जो है जुडिशरी से उसको जोड़ रहे हैं, जिस ढंग से आप उसमें गैर मुस्लिम संप्रदाय के, दूसरे संप्रदाय के लोगों को आप उस बोर्ड में शामिल कर रहे हैं, तो ये सब जो कवायद है, इसके पीछे मंशा जो है सरकार की, स्पष्ट रूप से सरकार जो है सो मुस्लिमों को जो संपत्ति है, जो उनके पूर्वजों ने अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए या सामाजिक प्रयोजन के लिए जो दान दिया है जिन्होंने। जी चितरंजन जी, लेकिन चितरंजन जी, क्या आरजेडी ये मानती है कि वक्फ बोर्ड में, चाहे वो राज्यों के हो, सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, उन सब में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ पारदर्शी है, वहां पे कोई ऐसी सुधार की गुंजाइश नहीं है? नहीं, देखिए, गड़बड़ी तो पूरा सिस्टम में गड़बड़ी है जी। गड़बड़ी तो पूरा सिस्टम में है, लेकिन यह जो है सो संविधान आपको इजाजत नहीं देती है कि किसी के धार्मिक मामले में आप हस्तक्षेप कीजिए। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि साहब संविधान सम्मत आप काम नहीं कर रहे हैं, और आपकी यानी सरकार की मंशा पे सवाल आरजेडी उठा रही है। आप लोग उनके धर्म के, जो उनको संविधान के आधार मिला हुआ कि उनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, देखिए अविंदर जी, हमको समझना पड़ेगा कि वक्फ को लेकर के हमारे संविधान में एक शब्द भी नहीं लिखा हुआ है। हमारे संविधान निर्माता वक्फ का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं करके गए थे, और कोई भी पार्टी या कोई भी नेता या कोई भी प्रवक्ता अगर वो ये दावा करते हैं कि वक्फ के बिल में अमेंडमेंट करना या वक्फ में सुधार करना वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा है, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। ना ये बात कोर्ट में चलेगी, ना ही बात ये समाज में चलेगी। समस्या कुछ और है। आज जहां वक्फ में अमेंडमेंट करके वक्फ को प्रोग्रेसिव बना करके जो मुसलमान समाज के हमारे भाई बहन हैं, वो व्यापक तरीके से उसका भी दूरव्यापी एक फायदा सबको पहुंच सके और सब लोग उसमें शामिल हो सके, भागीदारी उनकी बढ़ सके। पॉलिटिकल पार्टियों की मंशा ये होनी चाहिए कि हम इस देश को, हमारे मुसलमान समाज को या हमारे देश के वक्फ के कानून को लेकर के जाएं। पर समय समय पर जो तुष्टीकरण की नीतियां हमने देखी हैं, उसी नीति से चलते हुए आरजेडी जैसी पार्टियां कुछ आकाओं को प्रसन्न करने के लिए, कुछ आकाओं को खुश करने के लिए, कुछ आकाओं से वोट बैंक का अपना एक ठप्पा लेने के लिए कि वो हमको वो वोट दिलवा देंगे, कहीं ना कहीं बरगलाने का भी काम करते हैं। मुस्लिम विरोधी आप हैं, मतलब बीजेपी है, वो ये आपसे कह रहे हैं, आप पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, अगर वो कहेंगे नहीं तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? उनको तो कहना पड़ेगा। अगर वो नहीं कहेंगे तो शायद लालू जी की, तेजस्वी जी की, चितरंजन जी की, सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। पर केवल भय से दुकान चलाना, मैं मानता हूं कि इस देश के लिए बेहतर नहीं है। देश भर से सुझाव आए थे, देश भर से सुझाव लिए गए, देश की संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में बिल पेश किया गया, जेपीसी में गया, वहां पर सभी दलों के सुझावों को लिया गया, देशव्यापी चर्चा फिर से करी गई और अब संशोधित बिल हमारे सामने आया है। अगर आप बिल के प्रावधान पर बहस करने की हिम्मत रखते हैं कि यह प्रावधान ऐसे कानून संगत नहीं है या संविधान के खिलाफ है, तब तो बात होगी। पर अगर आप डर से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि विरोध के लिए विरोध है, या फिर एक तरीके से सच में उसमें कुछ कमियां खामियां इसलिए विरोध हो रहा है। और फिरोज अहमद वक्त साहब हमारे साथ में मौजूद है। फिरोज जी,
आप एक मुस्लिम समुदाय और उससे जुड़ी तमाम पद्धतियों को समझते हैं, इसलिए आपकी बात काफी मायने रखती है। वक्त को लेकर किस प्रकार की इस समय स्थिति है और जो सरकार संशोधन की बात कर रही है, क्या सच में आज वक्त की जरूरत है या नहीं? देखिए, ऐसा है आरिंद भाई कि मैंने दोनों सियासतदानों की बात सुनी, दोनों बड़ी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, सियासत अपनी जगह, लेकिन मैं एक एज अ लेमैन, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के ताल्लुक से आपका मैं जवाब देना चाहूँगा। जी देखिए, वक्फ बोर्ड बना था अंग्रेज़ों के ज़माने में 1923 में, अब 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, इसमें बार बार अमेंडमेंट भी हुए। मुझे ये बात बता दे कोई भी, चाहे ये हमारे चितरंजन भाई हैं या कोई भी है या ओवैसी साहब हैं और बहुत से लोग हैं जो मुझे सुन रहे होंगे, कि इतने सालों में वक्फ बोर्ड ने किसी मुसलमान का 10 रुपए का भी फ़ायदा किया है, चाहे उसकी एजुकेशन में, चाहे जो बेवाएँ हैं उनके लिए। ये तो इनके लिए बना था ना, जो गरीब लोग हैं, यतामा है, मसाकिन हैं, उनमें से किसी को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। और ये जो प्रॉपर्टी है, चाहे बादशाहों ने दी है, चाहे सुल्तान ने या जो अच्छी हैसियत के मुसलमान लोग हैं उन्होंने दिए, ये गरीबों के लिए दिए, और इसलिए दिए हैं ताकि जो गरीब तबका है उनके बच्चों की मदद हो जाए, उनकी बेवाओं की मदद हो जाए, और साथ ही साथ इसमें जो मसाजिद हैं, मदारिस हैं, खानकाहें हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत है कहीं भी किसी को कोई मदद नहीं पहुँच रही। अभी मेरी बात हो रही थी फतेहपुरी मस्जिद के जो शाही इमाम हैं मुफ्ती साहब से, वो कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड से ये सारा हमारा मैदान टूटा पड़ा है मस्जिद का, कितनी बार हमने दरखास्त लिख दी, कोई मदद नहीं करी, कुछ साहिब खैर लोगों ने उसका बना दिया जो फर्ज था। कहने का मकसद यह है कि वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा स्कैम है, और इसमें 9.5 लाख करोड़ 9.5 लाख जो करोड़ एकड़ ज़मीन है वो इनके अंडर। ये तो आपको पता ही है, कॉमन चीज़ है कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन इनके पास है। क्या फ़ायदा पहुंचाया आपने? अच्छा, सरकार ये कहती है हम आम मुसलमान को, गरीब मुसलमान को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और इसको हम इसलिए जो हम संशोधन लाए, सारे संशोधन आपने समझा दिए, तो कम से कम इसको देखा जाए क्या है। और ये जो कह रहे हैं ना ओवैसी साहब है, ओवैसी एंड कंपनी और तौकीर रजा खान और बड़े बड़े जो नेता आ गए आज, ये कहते हैं कि जो सरकार मस्जिदों को खा जाएगी, ये हड़प कर लेगी, वो हजम कर लेगी। सरकार क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, पीएमओ क्या, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी 1 इंच भी जो है वक्फ की हड़प या हजम नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा नुकसान वक्फ बोर्ड को वक्फ के उन मुसलमान नेताओं ने, ऑफिसर्स ने पहुंचाया है, जो मतलब कांग्रेस के जमाने में भाई भतीजावाद करके ये अपनी मुख्तलिफ पोस्टों पे आ गए। और आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, वक्फ के जो वकील हैं सबसे ज्यादा नुकसान उन वकील, ये वक्फ को सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों ने पहुंचाया। चितरंजन जी, सवाल यही है कि अगर आम मुस्लिम व्यक्ति को इससे फायदा हो सकता है, एक पारदर्शी व्यवस्था बन सकती, और अभी तक किस प्रकार से लाभ दिया जा सकता था, हजारों स्कूल बन सकते थे, हजारों अस्पताल बन सकते थे, तमाम लोगों की आर्थिक मदद हो सकती थी, इतनी ज्यादा संपत्ति है, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा, तभी तो सवाल उठ रहा है उस पूरी व्यवस्था को लेकर। क्यों आप एक गलत के साथ खड़े होते दिखाई पड़ रहा है? क्यों एक प्रोग्रेसिव तरीके से आप लोग आगे नहीं आ रहे हैं? चितरंजन नहीं, देख लीजिए, वह कहने के लिए जो है सो बहुत से लोग कहते हैं जब कुछ करना है, मानसिकता जो है, मानसिकता क्या है, मानसिकता में कहीं कोई शक शुबा है क्या? कहने के लिए हम की जो वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है वह तो करता ही है, वह जो है सो गरीबों के लिए या जो सामाजिक काम है, चाहे मदरसा के लिए या मस्जिद के लिए करते ही रहा है। अब सवाल यह है कि जो अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि तुष्टीकरण, भाजपा के साथी कह रहे थे कि तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति तो भाजपा करती है। अब देख लीजिए, जो भाजपा के नेता खुलेआम सार्वजनिक मंचों से एक धर्म विशेष के खिलाफ में सर वक्फ के कामकाज और उसकी व्यवस्था पे बात करते हैं, आज हम लोग उस विषय पे नहीं आते हैं। चितरंजन जी, ये जो तुष्टीकरण की बात है थोड़ा सा अलग रख देते हैं, आज उसके कामकाज की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या सही क्या गलत उस वाले अगर आप उस पे तथ्य रखेंगे, अगर आप प्रूफ के साथ बात करेंगे तो बेहतर होगा सर। आंकड़े गिनाइए। वक्फ का मसला धर्म से ज्यादा मुस्लिम समाज का है भाई मेरे। अपनी बात कर रहे थे उस पर मैं कह रहा हूँ कि अभी जो सो मोदी का सौगात ईद में आ गया, इसको कहते हैं तुष्टीकरण या वोट की राजनीति। वोट की राजनीति नहीं करते थोड़ी है सर, आज वक्फ के कामकाज को लेकर कर रहे हैं, उसमें संशोधन होने की जरूरत की बात हो रही है। उस मुद्दे पे आते हैं, तुष्टीकरण का आरोप आप उन पे लगाते हैं, वो आप पे लगाते हैं, लेकिन आम मुस्लिम व्यक्ति का फायदा कैसे होगा, बात उस मुद्दे की है। आर्यन भाई, ये सवाल केमिस्ट्री का पूछा गया है, जवाब हिस्ट्री का देते हैं। संविधान कहता है कि किसी के धार्मिक मामले में आप शासन जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो फिर जो है सो
अब क्यों एक धर्म विशेष के मामले में आप सर हस्तक्षेप संविधान करने जा कहां से रहे हैं? बीच में आ गया सर? पार्लियामेंट के तहत पूरा काम हो रहा है, जेपीसी पार्लियामेंट से। संविधान कहां के विरुद्ध कहां जा रहे हैं सर? वो देखिए, तार्किक जवाब तो दीजिए आप। नहीं, पार्लियामेंट भी संविधान के मातहत ही है। अगर बिल्कुल। संविधान को नहीं मानते हैं तो पार्लियामेंट कुछ नहीं है। तो पार्लियामेंट भी संविधान के मातहत ही है। यह देश संविधान से चलता है, पार्लियामेंट भी संविधान से चलता है। हाँ सर, जब इसीलिए संविधान में जेपीसी स्पष्ट सर, प्रावधान इसीलिए तो है जेपीसी बनी है सर। किसी धर्म विशेष के मामले में, जी। धर्म विशेष के आंतरिक मामले में आप कोई हस्तक्षेप करने, सत्ता को, सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार, राइट नहीं है, तो फिर आप कौन होते हैं उसमें हस्तक्षेप करने वाले? सिद्धार्थ जी, वो उसमें लगातार ये आपको कह रहे हैं कि संविधान के विरुद्ध जाके आप धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इसका इजाजत आपको संविधान भी नहीं देता है। सिद्धार्थ जी, देखिए, मैं पेशे से वकील भी हूं और आपके दर्शकों के लिए भी और आपके चित्ररंजन पीछे जी के बहुत लिए सी भी। कानूनी किताबें भी दिखाई पड़ रही है सिद्धार्थ जी। मैं थोड़ा सा ज्ञानवर्धन उनका कर देता हूं। ऐसे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, उनको पता भी है, शायद अनजाने में वो कह रहे होंगे। देश का संविधान और देश के संविधान में जो धर्म को लेकर के हमारे आर्टिकल 27, 28, 29 जो बात कहते हैं, वो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन को लेकर के कहते हैं। वक्फ बेसिक प्रैक्टिस नहीं है। एक देश का मुसलमान कैसे जाकर के नमाज पढ़ेगा, कितनी बार जाकर के नमाज पढ़ेगा, वो रोजा कैसे रखेगा, वो इफ्तारी में क्या खाएगा, देश में इसको लेकर के कानून नहीं आ रहा है। वक्त प्रॉपर्टी को लेकर के है। देश के संविधान में कहां लिखा है कि 9.5 लाख करोड़ की एकड़ की प्रॉपर्टी आप बना लेंगे देश के अंदर? आप 2010 से लेकर के 2020 में आप प्रॉपर्टी को डबल कर देंगे। ये प्रॉपर्टी पहले आपको नहीं पता थी, आज ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। किसी की भी प्रॉपर्टी को आप क्लेम कर देंगे और वो कोर्ट नहीं जा सकता। ये तो संविधान में नहीं लिखा। संविधान में कहां लिखा है कि वक्फ के ट्राइब्यूनल ने अगर कह दिया कि देश की अदालतों के दरवाजे बंद हो जाएंगे? हमारे देश का संविधान ये कहता है। आप संविधान के विरुद्ध जा रहे थे। आपने तुष्टीकरण करने के लिए 1995 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में इन बदलावों को किया। जो आजादी से पहले का वक्फ का एक्ट था उसमें तो ये लिखा ही नहीं था। इन बातों को तब के बाद की सरकारें आई जिन्होंने तुष्टीकरण के लिए बार बार ये दिया। एक सरकार को एक रात को याद आया कि 124 लुटियंस दिल्ली की प्रॉपर्टियां हमको वक्फ को देनी है जी। जब आचार संहिता लगने में 3 दिन बच रहे थे, 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ये काम कर गई। और आप देश को संविधान समझा रहे हैं। संविधान मत समझाइए। आप लोगों ने अपनी राजनीति के लिए संविधान को ताक पे रखते हुए एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण करने के लिए देश की संपत्ति को, लोगों की, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, महिलाओं की संपत्ति को आपने बिल्कुल गलत तरीके से अतिक्रमण करवा करके और आपने उस पर कब्जे करवाने का काम करा। वो नहीं चलना चाहिए। न्याय संगत, कानून संगत, देश की अदालतों के संगत ये देश चलेगा। और वही इस प्रावधान में, पूरे शो में आप एक भी बात प्रावधान की नहीं बता पाए। ये बताता है बिल्कुल कि आपको भी पता है कि बदलावों में कोई गलत बात नहीं है, पर राजनीति करनी है, डर फैलाना है, तो आप अपना काम करें। बिल्कुल, तर्क और तथ्य अपने आप बोलते हैं। ये अपने आप में दिखाई पड़ता है कि राजनीतिक विरोध किस वजह से। फिरोज जी, मैं आपके पास आता हूं। फिरोज जी, सवाल ये है कि आज की तारीख में वक्फ बोर्ड कहीं पे भी उंगली रख दे कि साहब ये मेरी जमीन है, वो उनकी हो गई, उनके कानून के आधार पे, क्या ये न्याय संगत है? दूसरी बात कि क्या वक्फ के संशोधन के नाम पर, विरोध के नाम पर, क्या आम जो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है उसको गुमराह किया जा रहा है? क्योंकि उसके भले के लिए अगर कोई पारदर्शी व्यवस्था आ रही है तो उसको उससे एक तरीके से मरहूम रखने की कोशिश की जा रही। देखिए आर.एन. प्रताप जी, वक्फ का जो मामला है खुद बेचारे मुसलमानों को भी क्लियर नहीं है। और जो भी उनको मतलब बताया जाता है, खासतौर से ओवैसी एंड कंपनी जैसे नेताओं के जरिए, वो उनको बहला फुसला भटका और भड़का रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो नुकसान वक्फ बोर्ड में हुआ है वो ये हुआ है, बार बार इस बात को कहा जा रहा है और जगदम्बिका पाल साहब ने भी बात कही कि गरीब जो तबका है मुसलमान, उसको फ़ायदा पहुंचना चाहिए। 100 साल से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है, लूटपाट हो रही है इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है। दिल्ली देखिए, राजधानी दिल्ली में 77.3% जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड की होती थी। सब पूरे सारे इदारे काबिज हो गए, सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो इन चीज़ों को छुड़ाने के लिए ये सरकार कोशिश कर रही है। अच्छा, बात रही संविधान की, बात आई सिद्धार्थ साहब ने भी रखी और हमारे जो दोस्त हैं यहाँ से चित्ररंजन जी उन्होंने भी रखी। देखिए, मैं एक बात बता दूं, ये जो मुल्क है ना तो ये सनातन धर्म से चलेगा ना ये शरिया से चलेगा। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बनाए हुए दुनिया के सबसे बड़े रिटन कानून से चलेगा और उसी को हम फॉलो करते हैं। तो आखिर में बस कह के बात को खत्म करूंगा, ये जो मौजूदा जो सिस्टम है वक्फ बोर्ड का, बेतहाशा इसमें बेईमानी है, इसको डिसॉल्व होना चाहिए। एक कमेटी इसमें खवातीन की बननी चाहिए जो जिससे स्त्रियों को फायदा पहुंचे, एक मदरसा कमेटी, एक स्कूल कमेटी, एक एजुकेशन कमेटी। इस तरह से जो भी डिजर्विंग तबके, सीनियर सिटीजन जो मुसलमान है कमेटी, और जो जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, इस तरह की बहुत सारी कमेटी
कमेटियां बने। और मेरे ख्याल से हमने तो ये राय मशवरा दिया था, जगदम्बिका पाल को लिख के दिया था, मुझे पता नहीं उन तक ये तजवीज पहुंचे। ये कमेटियां बनाइए, इसके जरिए आम मुसलमान को फायदा पहुंचाइए ताकि ये लोग खामोश हो जाएं। जी चितरंजन जी, सवाल ये कुछ छोटा सा जवाब कि उनकी नीयत पे आप सवाल उठा रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ तथ्य, तर्क, आंकड़े अगर आप गिना सकें जो उसके पक्ष में हो कि साहब मौजूदा व्यवस्था ठीक है और यही बनी रहनी चाहिए, अगर आप आंकड़े गिना सके जल्दी से तो। नहीं सुनिए जी, जैसे कि यह जो है तो कंप्लीटली जो है धार्मिक मामला है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। किसी ने भी दान दिया है वह दिया है धार्मिक प्रयोजन से ही दिया है। अरे मेरे भाई, धार्मिक नहीं है, सामाजिक ज्यादा है। आपके नजदीक ही धार्मिक होगा। ये एक मिनट सुन लेते हैं। सुन लीजिए। हाँ जल्दी से चितरंजन जी, हाँ में आप जो है सो गैर मुस्लिम सदस्य को आप नॉमिनेट करने जा रहे हैं, नॉमिनी बना उसमें करने जा रहे हैं। यह तो है, यह सीधे साझा विरासत है हिंदुस्तान की, सब आएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या आपको परेशानी हो रही है उससे? जी नहीं, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई। मैं कह रहा हूँ तिरुपति मंदिर की कमेटी है, बड़े मंदिर की कमेटी में मुसलमान होने चाहिए, खवातीन होनी चाहिए। मैं इस बात से चलेगा न सनातन के अनुसार चलेगा, न शरिया के अनुसार चलेगा। तो संविधान कहता है ना कि भाई आप सनातन में हस्तक्षेप कीजिए, न शरिया में हस्तक्षेप कीजिए। जिसको सनातन मानना है सनातन मान रहा है, जिसको शरिया मानना है शरिया मान रहा है, उसकी आजादी है, वह तो अपना व्यक्तिगत। सिद्धार्थ जी, लेकिन अगर ठीक है सिद्धार्थ जी, अगर विरोध हो रहा है तो कैसे समझाएंगे, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो विरोध कर रहा है मुस्लिम समाज से, लेकिन इसका मतलब ये आप सही से समझा नहीं पा रहे हैं। विरोध का मायने तो यही है ना सिद्धार्थ जी? नहीं देखिए, कुछ पार्टियां, ठीक है, आपकी बात का पॉइंट ले लिया मैंने। हाँ सिद्धार्थ जी, अपनी बात करें। पर लूट मचा एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। ठीक है चितरंजन जी, आपके आरोप को ऐसे लोगों को सहारा लेना चाहिए जो मुस्लिम तबके को समझाएं कि सरकार कोई बेईमानी नहीं कर रही, उनकी जमीन तो हड़पेगी नहीं, उनकी मदद करना चाह रही है। इनके पास ऐसे लोग ही नहीं है भाजपा के पास। कुछ जगहों पे जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो बात बिल्कुल साफ है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आग में घी डालने का काम करना चाहती हैं, या हो सकता है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये एक प्रपंच रचना चाहें कि बहुत बड़ा विरोध है। मैं मानता हूं देश का बड़ा मुसलमान वर्ग नए इन कानूनों के संशोधन के साथ खड़ा हुआ है। देश में शरिया के हिसाब से जो चलना चाहे वो शरिया के हिसाब से चले, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। मैं कहता हूं शरिया के हिसाब से चलाना है तो पूरा चला लीजिएगा, फिर जो क्रिमिनल एक्ट है शरिया का उसके हिसाब से भी चलाइएगा, उसको क्यों छोड़ देते हैं? शरिया के हिसाब से तो चोरी करने वाले को कोड़े पड़ने चाहिए, पर चितरंजन जी नहीं कहेंगे कि कोड़े पड़वाओ। बिल्कुल संविधान जो है एक तरीके से सियासत के आधार पे चलेगा कानून के हिसाब से। जी बिल्कुल सिलेक्टिव तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार